हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो उद्गम सीरीज के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से हैं आपके साथ कुछ नया लेकर। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पर्टर्बेशन थ्योरी और अब उसी के पार्ट 2 में हम आपके पास आए हैं। एंड इन दिस पार्ट 2 पर्टर्बेशन थ्योरी के हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या शॉर्टकट ट्रिक कोई ऐसी बनती है जिससे कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपके पास पर्टर्बेशन थ्योरी का सीधा सीधा आंसर आ जाए। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद, और हम शुरू करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी का ये पार्ट। तो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन और स्मार्ट टेक्निक क्या हमारे पास अगर बन सके तो बहुत बढ़िया, सो दैट वी विल ट्राई टू लुक एट अब सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको हल्का सा एक रीकैप दे देता हूं ताकि यहां पर भी आपको कनेक्शन में दिक्कत ना हो। तो हमने क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, हमने डिस्कस किया था कि अगर हैमिल्टोनियन में कुछ पर्टर्बेशन आ गया, तो जब हैमिल्टोनियन में पर्टर्बेशन आ गया इसका मतलब अब उसकी वजह से आपका वेव फंक्शन चेंज होगा, और वेव फंक्शन चेंज होगा तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स भी चेंज होंगे। तो ये आपके पास कंडीशन है। नाउ तो ओवरऑल जो आपके पास सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि जो इसमें चेंज है उसको हम क्या है, एक पावर सीरीज के टर्म में लिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, थर्ड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, वो हम उसमें लिख रहे हैं। उसके साथ कुछ कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम 1 कंसीडर कर रहे हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे बस, और उसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज वो कोफिशिएंट के भी अपने कुछ फायदे हो सकते हैं, बट वो ऐसी चीजें हैं, हमें अभी उनकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, उसके बाद उसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन था वो एनर्जी का, उसके अलावा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का, एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपके पास जो वेव फंक्शन है उसका। तो ये 3 तरह के करेक्शंस आपके सामने आ सकते हैं, एंड देन हमने एक न्यूमेरिकल करके देखा। नाउ लेट्स बिगिन विद के एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका गेट 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपका गेट 2015 के एग्जाम में आया हुआ है, और हम उसको इसी तरीके से टारगेट करेंगे कि आपके पास मतलब एक एक लेवल दर लेवल वो क्वेश्चन हमें समझ आते जाएं। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन 1D पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो जो पोटेंशियल जो है वो आपके पास डिफाइंड है इन दिस वे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं कि 1D पोटेंशियल वेल। ठीक है, और वो पोटेंशियल वेल कैसा है, तो एट वन साइड दिस इज 0, ये है 0 to a के बीच में, और अदरवाइज दिस इज इंफिनिटी। फाइन। एंड एक आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है जो कि सॉरी पर्टर्बेशन है, वो आपके पास डिफाइन की गई है। नाउ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन, एंड व्हाट इज दैट पर्टर्बेशन। ठीक है, वो हमारे पास है, तो इसको हम अब ये है v नोड और 0, लेकिन ये v नोड क्या है, पिछले हमारे एग्जाम्पल में था कि जो v नोड था 0 to a था, अब ये a/2 तक है। अब ये आपके पास a/2 तक v नोड है। अब भाई हमारा फेवरेट काम ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे कैसे ये है। तो हमारे पास सबसे पहले ये हो गया xy एक्सिस, ये बॉक्स हो गया, और ये इसके अंदर, सो दिस इज 0, दिस इज a, दिस इज a/2, और ये आपका v नोड। तो ये जो v नोड पोटेंशियल है आपका, ये यहां से चलेगा, 0 से a/2 ये v नोड है, और a/2 से a ये 0 है।
ये आपका पर्टर्बेशन है। मतलब यहां पर सिर्फ आपने आधा बॉक्स ऊंचा कर दिया है, तो इससे आपके पास क्या कंडीशन अब बन जाएगी, क्या ओवरऑल एनर्जी बनेगी। सो लेट्स लुक एट। सो गाइज उसके अलावा क्या मतलब फाइनल स्टेटमेंट क्या है इसका पूछा गया है, ठीक है। इज अप्लाइड ऑन द एनएस स्टेट, करेक्शन टू फर्स्ट ऑर्डर इज, ठीक है। सो दिस पर्टर्बेशन इज अप्लाइड टू एनएस स्टेट the correction to first order is भी फर्स्ट ऑर्डर की जो आपके पास करेक्शन है वो क्या होगी, बस ये पूछा हुआ है। सो गाइस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का क्या हमारे पास फॉर्मूला रहता है, लेट्स राइट दैट। उसके बाद हमारे पास वेव फंक्शन क्या है वगैरह वगैरह वो चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जो एनर्जी है उसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन nth स्टेट के अंदर, तो ये आपको क्या चाहिए, जो आपके पास पर्टर्बेशन है उसकी आप एक्सपेक्टेशन लेते हो nth स्टेट पर, लाइक दिस। अब ये आपके पास क्या है, 2/a² साइन n पाई x बाय a। तो जिसको भी ये नहीं पता कि ये कैसे बन रहा है, वो पार्टिकल इन अ बॉक्स के हमारे जो पीछे के 2 लेक्चर्स हैं, नोट दिस इज 12th 11th और उससे पहले 9th और 10th, ठीक है। तो 9th और 10th जो लेक्चर हैं वो आप देखिए, तो आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स पूरा एक्सप्रेशन समझ आ जाएगा। तो ये वेव फंक्शन कैसे बन रहा है, ये उसके थ्रू बन रहा है, उस मेथोडोलॉजी के थ्रू। तो ये आपके पास आ गया। नाउ अब ये क्या है, ये बॉक्स तो ये तो 0 to a वैलिड है। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, लेकिन h डैश जो है वो क्या है, h डैश कहता है भी 0 to a/2 में वैलिड हूं, उसके बाद मैं 0 हूं। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये टर्म आएगी, ये जो h डैश है, मैं इसको सही से ही लिखता हूं आराम से, पूरी टर्म एक्सपेंड करके, ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। सो 0 to a, यहां पर आपके पास है 2/a² साइन n पाई x बाय a। ऑल्दो मैं इसको बिल्कुल तुरंत एक लाइन में आंसर लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स जिनको एक एक स्टेप एक बार समझना चाहिए इस शुरुआत में, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम आराम से करें। तो यहां आएगा h डैश, क्योंकि क्वांटम में यही सारे स्टेप्स की वैल्यू है। जो स्टूडेंट्स प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाते, और तभी क्वांटम में आपने देखा होगा कि क्वांटम इंटरेस्टिंग लगती है, सॉल्यूशन देखते हो समझ आ जाती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ नहीं आता स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन आपने प्रॉपरली बुक में भी बहुत शॉर्ट में फटाफट इसको सीधा लिख देंगे, वो इनको मल्टीप्लाई करके बाहर लिख देंगे, ये मतलब उस काम सीधा कर देंगे। तो क्योंकि वो जो स्टेप्स हैं वो पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए हम कभी उसको कैप्चर नहीं कर पाते कि ये आगे करना कैसे था। तो बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, ये कंप्लेन लेके आते हैं कि सर समझ आ गया सब, लेकिन स्टार्टअप करने में दिक्कत है, नया क्वेश्चन पढ़ के उसको स्टार्ट करने में दिक्कत है। तो बस यही, बस एक एक स्टेप जो नॉर्मल मेथोडोलॉजी है वो पकड़ो और उसको करते जाओ, दैट्स इट। नाउ अब अगर मैं h डैश की वैल्यू रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 to a/2 अलग है और a/2 to a अलग है, लेकिन a/2 to a ये 0 है। तो ये इंटीग्रल आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, 2/a 0 to a/2, और ये v0 बाहर, एंड ये आ जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x बाय a dx। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था, जो एक्सप्रेशन था वो ये 0 है, 0।
वो 0 to a था, अब ये 0 to a/2 है, मतलब उसका हाफ है। ठीक है, तो वो जो इंटीग्रेशन था वो 1 आंसर दे रहा था, ये क्या देगा, हाफ देगा। ऑल्दो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 1 माइनस कोस 2 दिस फैक्टर डिवाइड बाय 2 करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वही आंसर आपका आ जाएगा। या फोरियर में भी हमने ऐसी कंडीशन पढ़ी है, बट ये पूरे पीरियड पे नहीं है, तो उसमें मत जाना, उन इंटीग्रल्स में जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हम फोरियर में पढ़ते हैं उन पे मत जाना इस केस में। ठीक है, तो क्योंकि जो 0 to a वाला हमने पढ़ा था उसका आंसर 1 था, हाफ रेंज है और ये पेरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो कुछ रीजनिंग लगा सकते हो, बट सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस ना हो कि अच्छा ये ऐसा बननेगा, ठीक है, तब तक आप सॉल्व कर लो तो अच्छा है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है v0/2। इतना स्टेप मैं ले सकता हूँ, इंटीग्रेशन तो आपको करना चाहिए। हाँ जी, तो v0/2 आपके पास आंसर आ गया, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो ये क्या कहता है, ये आपको कहता है कि आपके पास मतलब जो v0/2 आंसर है, तो ये कह रहा है कि अब आपके पास एनर्जी क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के बाद, n स्क्वायर, तो nth लेवल की एनर्जी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर प्लस v0/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है आपका। तो ये गेट 2015 के एग्जाम में आपके पास आया हुआ है दिस क्वेश्चन। नाउ गाइस, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका गेट 2014 के एग्जाम में आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन 14 में एक 15 में है, बिल्कुल इसी टाइप का। और इसी तरीके से गेट 2021 का भी इसके बाद हमें क्वेश्चन करेंगे, और फिर इन सबको हम कंक्लूड करेंगे कि भाई क्या शॉर्टकट है। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैं आपको बता रहा हूं गेट 2014 का क्वेश्चन है। तो गेट 2014 का क्वेश्चन क्या कहता है, वही पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ठीक है, उसको मैं मतलब ज्यादा नहीं लिखूंगा, वो बात हमें पता है सब कुछ। 1D बॉक्स, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी डायमेंशन, और एक ये पता होना चाहिए भी बॉक्स कहां से कहां है, ताकि उसकी इक्वेशन हम बना सकें 0 to a, बस उसकी डायमेंशन पता है, दैट्स इट। नाउ अ परटर्बेशन विद इन द बॉक्स W is equal to beta x, where beta is a small constant। ठीक है, तो a perturbation बनाया गया W जो कि है बीटा x। अब इसमें बीटा जो है वो दैट इज वेरी स्मॉल, ये आपके पास होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन दिस find first order correction to ground state energy is। तो ग्राउंड स्टेट का पूछा है, तो पूछा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इसमें क्या होगा, तो एक काम करें सबसे पहले प्लॉट करके देखें, प्लॉट करने से कुछ और हो सकता है समझ में आए। ये 0 to a आपका बॉक्स हो गया। अब इसमें जो परटर्बेशन है वो क्या है, वो बीटा एक्स। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स पढ़ते हो आप, तो वैसे ये क्या है, बीटा एक्स। तो ये कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, बीटा जिसका स्लोप है, और हमें ये पता है स्लोप बहुत कम है, लाइक दिस। लेकिन इसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा हूं। ठीक है, तो बीटा वैसे बहुत स्मॉल है, तो इस तरीके का एक परटर्बेशन आ गया। अब देखो पहले हमने क्या किया, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें हमने देखा था कि पूरा का पूरा V0 हो तो क्या होता है। फिर हमने देखा
हाफ वी नॉट हो तो क्या होता है। फिर अब हम देख रहे हैं कि ये आपके पास बीटा एक्स ये हो तो क्या होगा, ये हम देखते हैं नाउ। तो ये एक्स एक्सिस है ना, ये यहां से यहां ये एक्स एक्सिस है, लेकिन ये बीटा एक्स कहां से कहां डिफाइंड होगा, 0 to a बॉक्स यही है, इसी के बीच में डिफाइंड होगा, उसके अलावा तो मतलब नहीं है उसका पर्टर्बेशन का। हाँ जी, तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, पर्टर्बेशन है हमारे पास बीटा एक्स, और फिर वही ये इस बॉक्स के लिए हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फर्स्ट लेवल के लिए ही, ठीक है, तो n इक्वल टू 1, ओनली 1 लिखते हैं इसको, ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू जो आपके पास फर्स्ट लेवल है एंड दिस w एंड ये फर्स्ट लेवल। अब वैसे फर्स्ट लेवल क्या होता है इसका, ठीक है, वो होता है 2/a साइन पाई एक्स बाय a, ये आपके पास फर्स्ट लेवल होता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बिकम, ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम पुट करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट, तो ये बीटा एक्स है, बीटा आ जाएगा बाहर, सो स्क्वायर रूट भी है 2/a बीटा, ये आ गया बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचेगा, 0 to a साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय a इंटू एक्स डी एक्स। फाइन, तो ये गाइज आपके पास बचता है। अब देखो वैसे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूं भी क्या आएगा। सो ये जो चीज है आपके पास, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें 2/a बिल्कुल 2/a आया है और बीटा आया है साइन स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। अब ये वैसे तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं याद करा देता हूं कि ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब, इसका मतलब क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, किसी पार्टिकल की जो एवरेज पोजीशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपके पास इस तरीके का वेव फंक्शन है लाइक दिस, तो या तो कभी पार्टिकल यहां मिलेगा, कभी यहां मिलेगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, लेकिन उन सब का एवरेज निकालोगे तो वो पार्टिकल कहां होगा, इस जगह पर, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। अगर एवरेज निकालेंगे तो वो a/2 आएगा, ठीक है, तो उसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। सो इन दैट केस ये आपके पास मतलब ये पूरे जो टर्म, ये 2/a इंक्लूडेड विद दिस, ये सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। मतलब अगर इसको मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, ये इंक्लूडेड टर्म होती है, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिखता हूं कि ये w की जगह मैं बीटा x लिख देता हूं, तो बीटा लाइक दिस, तो ये है डेफिनेशन के ग्राउंड स्टेट में आपके पास x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, मतलब एवरेज वैल्यू क्या है। एवरेज वैल्यू क्या है, कभी पार्टिकल यहां मिलेगा, कभी यहां मिलेगा, लेकिन एवरेज क्या आएगा, a/2, ठीक है, तो मीन आपका a/2 आएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रख सकते हो और कहीं पर भी यूज कर सकते हो, तो ये आपके पास आंसर आता है। अदरवाइज आप उसको सॉल्व करोगे तो भी इसी आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ गाइज, तो भाई ये भी हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक आध क्वेश्चन, और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गेट 2021 बड़े लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। उसके अलावा नेट के भी कई सारे क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट वी विल जस्ट एंड अप विद दिस क्वेश्चन, और फिर हम इसकी एक शॉर्टकट स्मार्ट ट्रिक की बात करेंगे। तो ये हमारे पास है
दिस वन इज, जो मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट वन इज गेट 2021 का क्वेश्चन। सो दिस गेट 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है? 1D पोटेंशियल वेल विद वॉल्स एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L। ठीक है, तो वो 0 to L आपका बॉक्स है, बाकी सब कहानी सेम है। अब ये कह रहा है कि जो द परटर्बेशन एज शोन इन फिगर, ठीक है, तो हैशटैग क्वेश्चन 1D वेल फ्रॉम 0 to L, ये तो पोएट्री बन गई। 1D वेल फ्रॉम 0 to L। तो इसमें perturbation shown in figure, ठीक है, तो जो ये shown in figure, again let's draw this। ये आपका बॉक्स है फ्रॉम 0 to A, एंड इन केस ऑफ दिस बॉक्स आपके पास जो परटर्बेशन है वो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, लाइक दिस। जैसे हमने पीछे देखा, बस वही है, उसमें प्लॉट नहीं किया हुआ था, ये V0 तक है, 0 से V0। उसमें प्लॉट नहीं किया हुआ था, सिर्फ फंक्शन दिया हुआ था, इसमें प्लॉट किया हुआ है। और अब वो कहते हैं कि जी अब एक काम करो, अब इसको आपने क्या करना है, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालिए। ठीक है, सो कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। इसको भी लगा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है वो कैसे बनेगा, मतलब क्या होगा? लेट्स लुक एट अगेन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपको किसी nth स्टेट के अंदर बताना है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आ रहा है? लेट्स बिगिन विद, ये आपके पास nth स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये आपके पास परटर्बेशन है। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में इक्वेशन नहीं पता है। साई n क्या होगा? 2/L स्क्वायर रूट साइन n पाई x/L, ये आपके पास इसका वेव फंक्शन होगा। अब इसकी इक्वेशन बनानी है कि भैया ये बन कैसे रहा है। पहली बात तो ये क्या है, ये आपका x एक्सिस के अबाउट है और स्ट्रेट लाइन है। तो आपके पास क्या होगा, y इक्वल टू, या जो आप परटर्बेशन कहोगे h डैश इक्वल टू, ठीक है, क्या है कि mx, इस टाइप से कुछ होगा, स्ट्रेट लाइन है। अब ये m क्या है? ये m है आपका स्लोप। स्लोप क्या है? क्योंकि भी स्ट्रेट लाइन है तो आप ये कर सकते हो कि जी y डिवाइड बाय x, तो h डैश इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा v नॉट बाय a इंटू एक्स। ये आपके पास पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई, इसको हमने इसमें पुट किया ना, इसमें एक ही x की टर्म है, बाकी आपके पास बचेगा v नॉट बाय a। तो ये आपके पास आ गया। इसमें जब हम पुट करेंगे nth स्टेट के अंदर v नॉट x बाय a, अब इसमें v नॉट बाय a हम ले जाएंगे बाहर और बाकी बचेगा दिस। अरे ये तो देखा हुआ है, इसको तो कहीं देखा है। कहाँ देखा है? यहाँ देखा है। तो फर्स्ट स्टेट हो या nth स्टेट हो, सबके अंदर सेम चीज होती है इसमें। तो वो क्या है आपका a/2 ही आता है। अब मतलब मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसी कलर के अंदर। मान लो इस स्टेट के बाद अगली स्टेट ये है, थोड़ा सा और स्पेस में, अगली स्टेट ये है। ठीक है, ये तो वेव फंक्शन है, इसका स्क्वायर लोगे आप तो स्क्वायर लेके वो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा।
स्क्वायर लेने के बाद लगभग। तो इसका मतलब पार्टिकल या तो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इस तरीके से पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस टाइप से है। ठीक है भाई, इधर सबसे ज्यादा पार्टिकल मिल सकते हैं, इधर मिल सकते हैं, लेकिन एवरेज क्या होगा? इन दोनों का एवरेज करोगे तो वापस आ जाओगे इसी पॉइंट पे, जो कि आपका a/2। तो सब कंडीशन में वही होगा, मिडल ऑफ द बॉक्स। अब बॉक्स अगर 0 to a है तो a/2 होगा, अगर -a to a है तो 0 होगा। ठीक है, मिडल ऑफ द बॉक्स। तो ये 0 to l लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन के अंदर, तो ये l हो जाएगा। तो ये आपके पास ये 2/l, हाँ, वो आदत से ना वो a लिख देते हैं फिर, हाँ, v0/l, और इसका आपके पास आएगा l/2। ये कैलकुलेट बन करके बनेगा v0/2। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ रहा है। ठीक है, सो गाइज इन दिस वे ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो एक क्वेश्चन हम और देख सकते हैं, ये नेट का क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ये आपके पास दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है एंड उसमें दिया हुआ है परटर्बेशन शोन इन फिगर। ठीक है, तो परटर्बेशन शोन इन फिगर, तो वो फिगर ये है आपके पास। इसके अंदर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 0 to l, और ये एक पॉइंट है आपका l/2। इसमें परटर्बेशन कितनी है? ये है आपकी, यहां तक है v0/2 और यहां है v0। ये गाइस आपके पास परटर्बेशन है। ठीक है, मजाक ही कर रखा है, कभी ये आधा डब्बा इधर रख दिया, उधर रख दिया, पूरा रख दिया। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स ये चल रहा है। ठीक है, और वो फिर वही आगे क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किया जाए इसका। इसमें हमारे पास क्या अवेलेबल है? हमें ये पता है कि 0 to l/2 v0/2 है और l/2 to l v0 है, ये हमें पता है। तो लेट्स डू दिस एनर्जी करेक्शन nth लेवल में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास, इसका मतलब आप फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो, व्हाट इज h' v0/2 और v, ये तब है जब x आपका 0 से l/2 है, और ये तब है जब आपका l/2 से x l है, लाइक दिस। ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ई इसने हम देखेंगे कि न्यू कुकर सॉल्व कर सके हम इसे, तो ये भी v0 आएगा। सो गाइज इसमें हमें वेव फंक्शन अगेन 2/l² साइन n पाई x/l। ठीक है, यो आपका वेव फंक्शन हो गया। एंड देन लेट्स सॉल्व दिस। तो ये आपके पास आएगा 2/l बार आ जाएगा, एंड मतलब वो दोनों टर्म में से ये आपके पास बनेगी, थोड़ा सा इसको ओपन ब्रैकेट में कर देते हैं, 0 to l/2, जिसमें ये है आपका v0/2 साइन स्क्वायर n पाई x/l dx होगा, प्लस दूसरी में ये v0
L बाय 2 टू L साइन स्क्वायर n पाई x बाय L dx होगा। सो लाइक दिस। अब वैसे तो इसमें दोनों में से v नोट कॉमन ले लो, बाकी इंटीग्रल ठीक है, ये 1/2 ऑफ दिस है, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो इसकी जो इंटीग्रेशन की टर्म्स आप सॉल्व करोगे, उसके बाद ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो बनती है आपकी, बिकॉज अगर इतने स्टेप भी करने आप मतलब एज अ होमवर्क अगर नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। सो दिस इज जस्ट सिंप्लीफाइड वे में मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। तो ये आपके पास 3/4 v नोट, ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है, 3/4 v नोट विल बी इट्स आंसर। नाउ अब भाई सारे आपने सॉल्यूशन देखे और अब कुछ क्या दिमाग को कुछ पता चला कि भाई क्या हो रहा है, ऐसी कुछ नई चीज क्या हो रही है जिससे पार्टिकल इन बॉक्स टाइप के सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। इस तरीके के जितने पोटेंशियल आए, जो कि एक बॉक्स टाइप में आधा बॉक्स है, पूरा बॉक्स है, 1/3 बॉक्स है, इन सब क्वेश्चन को हम कर सकते हैं तुरंत। सो व्हाट टू डू दैट, पहले सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहां से चलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपके पास ऐसा पोटेंशियल है, लेकिन आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया है इन दिस केस, आपका आंसर आया है v नोट बाय 2। क्या आपका आंसर आया है? v नोट बाय 2 आपका आंसर आया, ठीक। अब इस नेक्स्ट में देखते हैं, पहले हम अब इसमें आंसर को देखते हैं। ये क्या है? बीटा a बाय 2, ठीक है। भी बीटा a बाय 2 क्या होगा? सबसे पहले जब ये बीटा x है, ये यहां पहुंचेगा तो a पॉइंट पे ये क्या होगा? बीटा a के बराबर होगा, बीटा a के बराबर। एंड बीटा a बाय 2 क्या होगा? इससे हाफ पे ये लाइन आपके पास बनेगी, ठीक है। तो जो कि किस पे है? बीटा a बाय 2 पे है ये, ठीक है। ये भी बात समझ आ गई, चलो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस केस में आंसर क्या है? इस केस में आंसर आया v नोट बाय 2। तो इस पे देखते हैं भी, ये यहां पर v नोट था, इसका हाफ, तो ये आ गया v नोट बाय 2, v नोट बाय 2, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, ये क्या है? इसमें आया है 3/4 v नोट, 3/4 v नोट। तो 3/4 ये हाफ है, ठीक है, ये फुल है, और ये इससे कम का, जिसको पौना कहते हैं, ठीक है। सो 3/4 v नोट आ तुहाडे कोल आ जाऊगा जी, 3/4 v नोट आ तुहाडा आंसर है जी। हुण की करिए दसो? सारे केसिस सानू कहते ने कि जी एवें जिहड़ा आंसर आ रहा है थोड़ा, वो इस तरीके का आ रहा है। नाउ लुक एट द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये आपका होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या जो होती है आपकी एवरेज वैल्यू। अब भी मतलब दो बच्चे हैं, उनके पास, एक के पास 5 रुपए है, एक के पास 15 रुपए है। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू इज 10। तो एवरेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे पॉजिटिव जितना है, नेगेटिव उतना है, वो बराबर हो जाए। ऐसी वैल्यू को आप क्या कहते हो? एवरेज वैल्यू। दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। मान लो आपके पास 5 नंबर है, 5 नंबर का आप एवरेज ले लो, ठीक है। तो 5 नंबर का एवरेज कुछ नंबर आएगा। अब उस नंबर को, एवरेज नंबर को आप सारे नंबर से माइनस कर दो,
ठीक है, सारे नंबर उसमें से माइनस करो या सारे नंबर में से वो माइनस करो, तो कुछ नंबर प्लस के आएंगे, कुछ नंबर माइनस के आएंगे, उनको ऐड करके देखो तो जीरो आएगा। तो जितने प्लस के नंबर हो, जितना प्लस का सम टोटल हो उतना माइनस का सम टोटल हो, तो आपके पास ऐसा जो नंबर होता है, ऐसी जो वैल्यू होती है, उसको हम एवरेज कहते हैं। फाइन। अब यही जो एवरेज होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं एक चीज। अब यही जो एवरेज होता है, ये किसी फंक्शन के टर्म में क्या होता है, मैं यहीं पर आपको समझा रहा हूं इसको। मान लो कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, यहां पर हमारे पास साइन का फंक्शन है, ठीक है भाई। साइन का एवरेज क्या है? साइन का एवरेज है 0। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है, 0 पे ऐसी लाइन है जिससे ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया बराबर है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एवरेज लाइन है 0। अब दूसरा केस देखते हैं। मान लो मेरे पास हाफ साइकिल है, ये एसी करंट में आप करते आए हो, ठीक है, ये काम वे कंप्लीट साइकिल नहीं लेते, हाफ साइकिल ले लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल का तो 0 बनेगा। तो लेकिन आपको देखना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? हाफ साइकिल देख रहे हो। तो ये जो हाफ साइकिल है, इसमें भी कोई ये लाइन होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं, ज्यादा नीचे हो गया। तो ये कोई लाइन है, इस लाइन से अगर आप देखोगे कि इस कर्व का ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर है, ठीक है, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया आपके पास बराबर है, तो ये इसकी एवरेज क्वांटिटी होगी इस कर्व की, ठीक है। नाउ हम देखते हैं भी इसमें भी आपका एवरेज का क्या मतलब हो गया। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या? एवरेज वैल्यू है। तो अगर आपको किसी कर्व की एवरेज वैल्यू निकालनी आ गई, वहां पर आपका काम हो गया आसान। नाउ लेट्स लुक एट कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये V0/2 किसका एवरेज है? V0 का एवरेज है फॉर दिस बॉक्स। इमेजिन करो आपने इस बॉक्स में ये V0 हाइट का बर्फ का टुकड़ा रख दिया, थोड़ी देर में जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी कहां तक बन जाएगा, ठीक है। तो वो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा बराबर बराबर, तो V0/2 तक पानी आ जाएगा। तो या तो इसको ऐसे इमेजिन कर लो, या आप इसको देख सकते हो कि V0/2 इस बॉक्स के लिए इसका जो है एवरेज है, बिकॉज जो इस कर्व में ऊपर का एरिया है, इस लाइन से ऊपर का एरिया और इस कर्व की तरफ इस लाइन से नीचे का एरिया, ये दोनों एरियाज आपके बराबर हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई आप कह सकते हो कि ये एक एवरेज लाइन है। तो ये जो पोटेंशियल का कर्व है, इस पोटेंशियल के कर्व के लिए, ठीक है, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया आपका बराबर बन रहा है इन दिस केस, तब आपके पास उस पर्टिकुलर लाइन के लिए आपके पास ऐसा है। या दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि कंसीडर कर लो दिस इज योर आइस। अब इसका आइस, ये 2 डायमेंशनल आइस, ठीक है, जैसी नजर आ रही है वैसे उसके हिसाब से, वैसे बॉक्स तो 1 डायमेंशनल है, बट इमेजिन करने में मुश्किल ना हो, 2 डायमेंशनल आइस समझ लो। इसका जितना एरिया है, इसका एरिया क्या है? V0 इंटू A/2। अब बॉक्स की डायमेंशन ले लो A, तो सेम एरिया क्या हो जाएगा? V0/2। दैट्स इट। एरिया तब और तब दोनों में बराबर था, पहले वो हाफ दिया हुआ था, लेकिन एवरेज जब उसे पूरे बॉक्स में बराबर बराबर बांट दिया गया तो उसकी हाइट क्या बनेगी। तो अब मैंने आपको 3 अप्रोच बताई, या तो आइस के तौर पे सोचो कि मेल्ट होगी और ऐसे भर गया, या ग्राफिकली ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर हो तो वो उसका एवरेज है, ठीक है, या तीसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि भी इसका एरिया और अगर इसको पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो बराबर बराबर कितना एरिया बनेगा, मतलब कितनी हाइट बनेगी, तो एरिया कंजर्व रहेगा। तो उस हिसाब से आप तीनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब भैया इसमें देखते हैं क्या सीन बना है। इसमें आपने देखा कि ये बीटा ए, ये इसकी हाइट है यहाँ पे, और बीटा A/2 यहाँ पर हम हैं, तो यहां इसका इस लाइन से नीचे का एरिया और इस लाइन से ऊपर का एरिया बराबर आ रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन?
दैट मीन कि ये आपके पास एक एवरेज लाइन है। और इस चीज को ठीक है आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर ये इतना मतलब इतनी ट्रायंगल मैं इसको काट के इसके ऊपर यहां पे उल्टा रख दूं ऐसे, तो ये लेवल बन जाएगा। या आप सोच लो भी आइस है, वो मेल्ट हुई तो वो कितने लेवल तक जाएगा। तो आप कैसे भी इसको सोच सकते हो। आपने बस एवरेज लाइन निकालनी है, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ओनली फर्स्ट। ठीक है, बाकियों के ऊपर नहीं। और क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही इस पे हैं, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, इसका वी नोट बाई 2 होगा। ठीक है, लोअर एरिया और अपर एरिया बराबर हो गए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपने सोच सकते। अब इसको फिर सोच लो वही चीज, तो भाई ये वी नोट बाई 2 ये तो हर जगह है। ठीक है, ये तो वी नोट बाई 2 पूरा हर जगह है। उसके ऊपर जो वी नोट बाई 2 है उसको फिर बांट दो, या फिर ऐसे वही बस आइस की तरह सोच लो या एरिया की तरह सोच लो, कैसे भी सोच लो। तो ये एक ऐसी लाइन आपके पास बनी जिससे नीचे का एरिया इस कर्व का नीचे का एरिया और इस कर्व के रिस्पेक्ट में ऊपर का एरिया ये आपके पास इक्वल है, ये एवरेज लाइन है। ठीक है, सो दैट्स इट। तो इस कर्व का कंप्लीट बॉक्स लेते हुए ये आपके पास एवरेज वैल्यू बन रही है। तो ऐसा आप थोड़ा सा इमेजिनेशन से थोड़ा अकल लगा के बिना सॉल्व किए भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो ओवरऑल ये हमने एक स्मार्ट टेक्निक सीखी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको मतलब हालांकि मैंने पिछले एग्जांपल्स को ही स्लाइड का यूज नहीं किया, पिछले एग्जांपल्स को ही यूज करके उसी में मैंने आपको समझा दिया, बट आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड देम वेल, क्योंकि मैं पैरेलल में सभी के मैंने ग्राफ ड्रॉ करता चला था जस्ट फॉर द सेम रीजन। फाइन, नाउ गाइज एक काम करते हैं हम, एक क्वेश्चन अभी और करते हैं जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड है। ठीक है, और उससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। सो ये आपके पास है, अब आपके पास सीधा दिया हुआ एक हैमिल्टोनियन है जो कि है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स, लाइक दिस। ये आपका एक हैमिल्टोनियन गिवन है। नाउ व्हाट डज इट मीन कि जो आपके पास ये हैमिल्टोनियन गिवन है इसमें ये तो जी पुराना है, जो पुराना पहले एग्जिस्ट करता था। उसके अलावा जो ये पोर्शन है ये ऐसा है जो जिसका सोल्यूशन हमें नहीं पता है। अब बाकी वो बातें ऊपर लिखी होंगी कि लैम्डा इज वेरी स्मॉल, ताकि वो आपको जस्टिफाई कर सकें कि जी पर्टर्बेशन थ्योरी ही लगानी है और कोई थ्योरी नहीं लगानी है। नाउ तो भाई मतलब कंप्लीटली स्क्रूडिंजर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, पर्टर्बेशन लगाओ, क्यों? बिकॉज लैम्डा इज स्मॉल। नाउ तो इसमें ये जो आपके पास है इसके लिए अब आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसमें जो क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट नॉन जीरो करेक्शन। ठीक है, या मतलब जो थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे इसकी लिखी होती है, ठीक है, राइट इट्स एनर्जी आइगन वैल्यू with first non-zero correction, first non-zero correction। तो देखो दो करेक्शन हमारे पास एनर्जी की हमें आती है, एक जीरो अगर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अभी देखते हैं क्या होगा। ठीक, सो ये होता क्या है वैसे, ये आपके पास अगर आप पोटेंशियल के टर्म में आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, सो दिस इज x एंड दिस इज पोटेंशियल के टर्म में, इसके अंदर आपके पास इस तरीके का पैराबोलिक पोटेंशियल है, क्योंकि आप ये लिख रहे हो इसको हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोई लैम्डा x टाइप का, ठीक है, इस टाइप का लैम्डा x, तो ये इस टाइप का कुछ
परटर्बेशन डाल दिया, मतलब इसको ऊपर उठा दिया, यहां से ये थोड़ा नीचे झुक जाएगा, यहां से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, उसको ऐड करने की वजह से। तो इस तरीके का कुछ परटर्बेशन उसमें ऐड हो गया। अभी ये एग्जैक्ट कर्व नहीं है, इसमें ये जब हम ऐड कर देंगे तब वो एग्जैक्ट कर्व बनेगा। तो ये माइनस का टर्म जब इसमें ऐड करेंगे तो ये यहां से थोड़ा नीचे हो जाएगा और यहां से थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, तो ये डिस्टोर्ट हो गया थोड़ा सा, ऐसा आपका पोटेंशियल वेल बन गया। पोटेंशियल वेल नहीं, सॉरी, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो आपका पोटेंशियल है वो क्रिएट हो गया। नाउ तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास जो भी nth लेवल है उसमें मैं ये जो h डैश है उसकी हम एक्सपेक्टेशन लेंगे। तो ये जो है लैम्डा बाहर, लाइक दिस। तो ये आपके पास लैम्डा साई एन एक्स साई एन ये आपके पास आ जाता है। नाउ अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एवरेज वैल्यू कहां है, फिर से वही कहानी, इसका वेव फंक्शन नेचुरली क्या होता है, एंड सो ऑन। इसमें पार्टिकल यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, अलग अलग बार हम देखेंगे तो पार्टिकल अलग अलग जगह मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बस इस जगह मिलते हैं। तो ये वेव फंक्शन का मतलब होता है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, अगर आप उसे 10 लाख बार बारी बारी ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, ठीक है, तो ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, कोई लाइट का फोटोन उस पर डाल के वापस अपनी आंख में ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो वो फोटोन डालने से क्या होगा, कभी वो यहां नजर आ जाएगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, तो अलग अलग जगह वो नजर आएगा। अब जहां पर भी वो नजर आएगा उसका एवरेज लोगे तो ये लाइन क्या है, ये लाइन तो x इक्वल टू 0 है, इस केस में भी x इक्वल टू 0 है। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, बट दैट इज अ सेपरेट काइंड ऑफ यूनिट। ठीक है, तो उसमें, और ये मैं आपको ग्राफिकली यहां पर मैंने आपको समझा दिया। तो ये आपके पास हो जाता है 0, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपका 0 है। कहता जी पहले ऑर्डर में तो कोई करेक्शन मत करो। अब आ जाते हैं भी, अगर पहला ऑर्डर का करेक्शन आपका 0 है तो नेक्स्ट ऑर्डर का करेक्शन आपको क्या देगा, नेक्स्ट ऑर्डर का करेक्शन। अब नेक्स्ट ऑर्डर का करेक्शन थोड़ा सा, ठीक है, ये आपके पास है mth स्टेट, ये आपके पास है nth स्टेट, डिवाइड बाय इसका भी मॉडुलस स्क्वायर en माइनस em, और फॉर समेशन फॉर ऑल m नॉट इक्वल टू n। नाउ दिस, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास यहां पर आ जाएगा भी, एक काम करते हैं सबसे पहले सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि समेशन, समेशन भी बाद में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास mth स्टेट और ये आपके पास x लैम्डा बाहर और ये है nth स्टेट, लाइक दिस, ये हमारे पास है। अब इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता जब दो अलग अलग स्टेट्स हुई इसमें, तो उसमें हमें क्या है, x को हमें ऑपरेटर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो रेजिंग एंड लोवरिंग ऑपरेटर के टर्म्स में हम इसको कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास आता है लैम्डा। अब ये x की वैल्यू हम लिखते हैं h कट बाय 2m ओमेगा। ठीक है, ये x की वैल्यू होती है a प्लस a डैगर, ये x की वैल्यू है, दिस इंटू दिस, ये x की वैल्यू होती है। उसके साथ
ये m और ये आपके पास स्टेट n। अब भाई ये काम करेंगे, लैम्डा इसके दो पार्ट होंगे, एक बार A अप्लाई होगा इस पर और एक बार A डैगर अप्लाई होगा इस पर। लाइक दिस, ये टर्म एज इट इज। ये क्या होगा, एक तो है m, जब A इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये क्या है, ये लोअरिंग ऑपरेटर है, मतलब ये जो आपकी स्टेट है इसको एक ऑर्डर कम कर देता है और इसके साथ जो स्टेट होती है उसका रूट n ये आपके पास आ जाता है। मतलब ये जब इस पे अप्लाई होता है, ये एक स्टैंडर्ड क्या कहते हैं इस केस में रिजल्ट होता है लाइक दिस। और A डैगर के केस में क्या होता है, दिस वन। सो अब इसको हम अप्लाई करते हैं तो इसमें ऐसा आ जाता है और इसमें आपके पास तो ये रूट n, ये तो किसी पे अप्लाई नहीं होगा, ऑपरेटर नहीं है, ये बाहर आ जाता है। इस केस में भी आपके पास रूट n प्लस 1 यहां रहेगा और ये आपके पास आ जाएगा। नाउ ये टर्म एज इट इज रूट n व्हाट इज दिस, दिस इज लाइक डॉट प्रोडक्ट। तो दो आपके पास आइगन स्टेट्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्थोगोनल एक हिसाब से वेक्टर्स होते हैं, जैसे मतलब वेक्टर बेसिस बनाते हैं। तो ये हिल्बर्ट स्पेस में, मतलब उससे आप समझ सकते हैं वैसे तो, बट नॉर्मल चीज सोच के चलो कि दिस इज लाइक वेक्टर्स, और जो भी वेक्टर्स हैं उनमें डॉट प्रोडक्ट होता है, वो उसकी एक हिसाब से ये डेफिनेशन है। अब डॉट प्रोडक्ट में, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 देता है, आई डॉट जे 0 देता है, आपको पता है। तो इसका मतलब जब सेम क्वांटिटी होती है तो वो आंसर 1 देता है, अगर डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी तो वो आंसर 0 देगा। तो इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं भी डिराक डेल्टा m n-1 से, कि m जब n-1 के इक्वल होगा सिर्फ उसी वैल्यू के लिए ये आंसर 1 देगा, अदरवाइज सबके लिए आंसर 0 देगा। साथ में रूट n मल्टीप्लाई में, यहां पे क्या है n+1 स्क्वायर रूट लाइक दिस। तो ये आपके पास बन जाएगा रूट n+1 डिराक डेल्टा m। तो ये आपके पास n+1 स्टेट है, ये अप्लाई हुआ n+1 स्टेट बन गई। तो ये क्या है, व्हेन m इज क्या कहते हैं ग्रेटर देन, सॉरी m इज इक्वल टू n+1, सो ओनली इन दैट केस ये आपको 1 वैल्यू देगा, अदरवाइज 0 वैल्यू देगा। तो ये आपके पास बेसिकली इस चीज की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में इसका मॉडुलस लेके स्क्वायर ले लो, एंड व्हाट यू गेट, इसमें आपके पास आ जाएगा, एक आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, एक आ जाएगा h/2 m ओमेगा भी, ये तो स्क्वायर से आगे बाहर, बाकी आगे आपके पास समेशन m के लिए करना है व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, ये कंडीशन जरूर फॉलो होनी चाहिए। अब इसमें आपके पास है एक क्वांटिटी है रूट n, ठीक है, डिराक डेल्टा m n-1 प्लस रूट n+1 डिराक डेल्टा m n+1, इसका मॉडुलस उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ m n माइनस एनर्जी ऑफ m। नाउ गाइस क्या होगा, अब देखो m की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये m
इस पूरे एक्सप्रेशन में m की किस किस वैल्यू के लिए नॉन जीरो आंसर आएगा, बस हमें ये देखना है, बाकियों के लिए जीरो ऐड करके कोई फायदा नहीं है। तो एक तो m की वैल्यू n-1 के लिए ये नॉन जीरो होगा, ये जीरो होगा क्योंकि वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मुझे समेशन करना है तो सबसे पहले पहली टर्म एक मैं लूंगा m की वैल्यू n-1 और एक मैं लूंगा m की वैल्यू n+1। तो अगर मैं m की वैल्यू लूंगा n-1 तो ये हो जाएगा 1, तो रूट n मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है n-1, n-1 के लिए ये ले रहे हैं, तो nth स्टेट की एनर्जी माइनस n-1th स्टेट की एनर्जी। तो हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में nth स्टेट की एनर्जी ये होती है n-1th की एक h कट ओमेगा कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस अब दूसरी स्टेट हम ले सकते हैं m की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है। आपके पास ये नॉन जीरो आंसर दे रहा है, आप m की वैल्यू 1 2 3 4 सब लोगे, लेकिन बाकियों के लिए जब आंसर ही जीरो है तो उनको ऐड करके कोई फायदा ही नहीं है। तो m की वैल्यू n+1 के लिए ही आपको आंसर दे रहा है, तो n+1 स्क्वायर रूट मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आपके पास है एनर्जी ऑफ n माइनस, अब m की वैल्यू कितनी है, अब m की वैल्यू n+1, तो मतलब उससे हायर स्टेट की एनर्जी है जो ये यहां पर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा n डिवाइड बाय h कट ओमेगा प्लस n+1 डिवाइड बाय माइनस h कट ओमेगा, क्योंकि ये लोअर स्टेट की एनर्जी देन माइनस हायर स्टेट की एनर्जी। लैम्डा स्क्वायर h कट बाय 2m ओमेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये n से ये एक टर्म तो कट जाएगी, बाकी बचेगा माइनस में 1 बाय h कट ओमेगा, h कट से h कट कैंसिल, माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। ये भैया आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन के बाद आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी पहले है n+12 h कट ओमेगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किया आपने 0, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन किया आपने माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। ये यार है, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की वजह से और ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन की वजह से ये आपके पास आंसर आता है। फाइन, तो ये हमने सेकेंड ऑर्डर करेक्शन किया हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। फाइन, तो हम एक बार देखते हैं इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो बेसिकली इस लेक्चर की जो शुरुआत होती है वो हमारे पास होती है कुछ क्वेश्चंस से, और कुछ क्वेश्चंस में आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास 1D पोटेंशियल वेल, इसका हमने एक एग्जांपल लिया कि कुछ आधे बॉक्स के अंदर पोटेंशियल है, इसमें करेक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर है, तो उसका आंसर V0/2 आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमने किया, उसमें इस तरीके का परटर्बेशन था, तो वो क्या आया, वो कुछ बीच की वैल्यू आई इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी हमने उसको एनालाइज नहीं किया, अभी हमने उसको देखा नहीं, लेकिन हमने ड्रॉ करके पहले देख लिया था कि जैसा परटर्बेशन गिवन है वो ड्रॉ कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट में सीधा दिया हुआ था स्ट्रेट लाइन V0, और 2021 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये नेट का क्वेश्चन है कि इस तरीके से पोटेंशियल दिया हुआ था, तो हमने सबको नॉर्मल मेथोडोलॉजी से पहले सॉल्व किया। उसके बाद हम आए हमारी स्मार्ट टेक्निक पे, जो कि ये कहता है कि या तो आप, इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है, ऐसे वैल्यू जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाए, ठीक है। तो उस लाइन से ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर हो जाए, तो इस तरीके से सोचो, या आइस सोच के उसको मेल्ट करके बराबर बराबर कौन से लेवल पे आ जाएगा पूरे बॉक्स में, उस तरीके से सोचो, आप सोच सकते हो। सिमिलरली इन दिस केस एवरेज लाइन, ऊपर और नीचे का एरिया बराबर,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी एवरेज लाइन, उससे ऊपर और नीचे का एरिया बराबर, ठीक है। सो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, ये टेक्निक आपकी फोरियर सीरीज का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको फाइंड आउट करने में भी काम आती है। वहां पर भी आप बिना सॉल्व किए इसी तरीके से आप सीधा फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ ये भी वैसे ही, ठीक है। तो हमने बस ऊपर और नीचे का एरिया बराबर किया या इसके तौर पे मेल्ट करना सोच लिया। और इसके अलावा मैंने आपको एक और भी चीज़ यहाँ पर बताई कि इसमें आपके पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है उसका मतलब क्या, एवरेज वैल्यू। कभी पार्टिकल यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, लेकिन एवरेज क्या है उस मिलने का, वो है आपका a/2। और अगली स्टेट में भी ऐसा होगा, कितनी भी ऐसी ऐसी स्टेट बनाते हो सबके लिए ये दिस नंबर इज a/2। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमने अब इसमें डिस्कस की, अब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में, अब इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि इसकी स्टेट्स ऐसी होती हैं। तो अगर इसमें भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x लें, फॉर ऑल स्टेट्स दिस इज 0। तो क्योंकि पहले ही जो चीज हमारे पास आ रही थी फर्स्ट करेक्शन में, ये फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास 0 ही आने लगे इस वजह से। अदरवाइज इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वेव फंक्शन की जो वैल्यू है उससे हमें या तो सॉल्व करना पड़ेगा, या हमें इसे x पे, जैसे हमने ऑपरेटर फॉर्म से आगे सॉल्व किया है, उसे यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों तरीके से आंसर 0 ही आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन। तो उसके बाद सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का आपका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए हमने पहले ये टर्म कैलकुलेट की। ये टर्म कैलकुलेट करने में जो x है वो x की जो वैल्यू है वो है ये। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेटर इनके ऊपर इन स्टेट्स पे ऐसे वर्क करते हैं। तो ये लोअरिंग ऑपरेटर है जो कि एक स्टेट लोअर कर देता है, ये राइजिंग ऑपरेटर है जो एक स्टेट राइज कर देता है। नाउ इन दिस वे, तो ये जो आपके पास सारी कंडीशन बनती है, ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। तो ये आपको क्या कह रहा है, डेल्टा m n-1। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डिराक डेल्टा i j। व्हेन i इज इक्वल टू j तब वो आंसर 1 है, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j तब वो आंसर 0 है। इस तरीके से आप उसको आगे समझते हो। तो हमने बस क्या किया, समेशन है। समेशन मतलब m की वैल्यू 1 2 3 4 सब होगा, n नहीं हो सकती, n-1 भी होगी और n+1 भी होगी। तो इसमें n की जो भी वैल्यू होगी उससे एक पहले की वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, बाद की वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए हमने एग्जिस्ट करके जोड़ दिया। अब इसमें m की जो भी वैल्यू थी उसके m की वैल्यू जिस भी n-1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग थी वो हमने पुट कर दिया, उनकी एनर्जीज लिख दी और सॉल्व करके हमारे पास ये फैक्टर आ गया। तो ओवरऑल आपके पास ये एनर्जी बनेगी अनपर्टर्ब्ड, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन। दैट्स इट। सो गाइस, इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि जो आपके पास पर्टर्बेशन थ्योरी है ये किस तरीके से काम कर रही है। एंड कम से कम अभी तक जो हमने सीखा है उस हिसाब से पार्टिकल इन अ बॉक्स के केस में आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं जो कि आप सीधा सॉल्व कर दो, देख के ही सॉल्व कर दो। तो अगर ऐसा हो तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी बच सकती है। एंड आपको कई और भी चीज़ें पता चली, जैसे पेट जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या है, मोमेंटम तो अभी नहीं किया बट वो भी इसी तरीके से डिस्कस होता है। तो और ये है जैसे क्या कहते हैं हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन आपके पास क्या बन रही है। तो उसके अंदर आपका मिडल ऑफ द बॉक्स है, इसमें मिडल ऑफ द पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल पूरा पूरा आप कहीं और सरका दो तो वहां का जो मिडल है वो आपके पास आंसर में होगा। इट्स नॉट ऑलवेज 0, बट इसको हम क्या नाम देते हैं, या तो हम नाम देते हैं मिडल ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अब मिडल ऑफ द बॉक्स वो a/2 है, तो a/2, l/2 है तो l/2, 0 to 2a बॉक्स है तो a होगा मिडल ऑफ द बॉक्स, दैट्स इट। और उस केस में आपके पास जो भी आपका पोटेंशियल का जो शेप है उसका जो मिडल है वो आपके पास होगा। फाइन। सो आई गेस आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। एंड
और भी हमें आपके कोई सजेशंस हो तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीजेनरेसी लेवल, ठीक है, सॉरी, डीजेनरेसी से रिलेटेड जो पर्टर्बेशन थ्योरी है वो क्या कहती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सबसे पहले उसकी थ्योरी वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।